मैंने तुमसे रकम के बारे में पूछा था। मेरा लहजा और गंभीर हो गया। वकील बहुत ज्यादा मुंह फाड़ने की कोशिश कर रहा है। विलियम ने दबी जबान में जवाब दिया, बात मेरी बसात से बाहर है। इस बात की क्या जमानत होगी कि मार्टिना के पहले शोहर के अजीज रिश्तेदार भी बाद में कोई शोरोगुल नहीं करेंगे। वकील का कहना है कि मम्मी ने इस दमन में सारी कार्रवाई पहले ही पक्की करा ली थी। ठीक है, मैंने कहा, तुम पहली फुर्सत में वकील से मिलकर दो डोक बात कर लो। मुआवजे की फिक्र मत करो, उसकी अदायगी मेरी तरफ से शादी का पेशगी तोहफा समझकर कबूल कर लेना। मैं भी नहीं चाहता कि बात अदालत तक जाए और मार्टिना के केस का गंद तुम्हारे और जीन के मुस्तकबल पर असर अंदाज हो। आपने एक बात पर गौर नहीं किया, विलियम कसमसाकर बोला। जीन को बाद में भी हालात का इल्म जरूर होगा। ये जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। मैंने बड़े एतमाद से उसे यकीन दिलाया। जीन तुमसे कभी तुम्हारे माजी या मार्टिना के किरदार के बारे में कोई पूछ गुछ नहीं करेगी। विलियम ने मेरी बात मान ली। मैंने सुकून का सांस लिया। छठे रोज मैं रात के खाने के बाद सोने के इरादे से लेटा था कि मेरे सर पर इनका रानी की आमद का धमाका हुआ। मैंने आलम तसव्वुर में उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो बड़ी गजबनाक नजर आ रही थी। उसका गुलाब चेहरा किसी फटते हुए आतिश फशां के दहाने का मंजर पेश कर रहा था। उसके नरगिसी आंखों में शोले लपक रहे थे। गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। मैंने इनका रानी को पहली बार क़यामत के रूप में देखा। मुझे उसका वो रूप भी बेहद हसीन नजर आया। वो मेरी परस्तार थी और मैं उसका शहदाई था। हमारे दरमियान चौथाई सदी से ज्यादा की रफाकत थी। वो मेरी तखीलात में रची बसी थी, मेरे दिल में धड़कती थी, मेरी सांसों में घुली मिली रहती थी, मेरी पलकों पर शोखियां करती थी। मैं उसकी नाज बरादारियां करता, वो खुशी से थिरकने लगती। मेरे और इनका रानी के दरमियान जिस्मानी रिश्ते के अलावा तमाम दूसरे जायज और नाजायज रिश्ते कायम थे। वो किसी पंडित या पुजारी के सर पर चली जाती तो मजबूर हो जाती, मेरी तरफ से आंखें फेर लेती। अपने नए आका के हुक्म पर मुझे नाकाबिले बर्दाश्त हालात से दो चार करने में जरा रियायत ना करती। जब दोबारा मेरे सर पर वापस आती तो शर्मिंदगी और नदामत का अजहार करने लगती। मैं उसकी मजबूरियों से वाकिफ था। वो मेरी महबूबा थी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का करार। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। वो अपनी मर्जी से मेरे सर पर आई थी। मैंने उसके हिसाल की खातिर किसी पहाड़ी गुफा या वीरान और सुनसान मरगढ़ के करीब किसी मंडल में बैठकर जाप नहीं किया था। बड़े बड़े ज्ञानी देहानी पंडित से उसे हासिल करने की खातिर जान की बाजी लगा चुके थे। कोई किस्मत से कामयाब हो जाता तो इनका उनकी गुलाम बन जाती। जो नाकाम हो जाते, इनका उनके खून का एक एक कतरा पी जाती। खून उसकी ग़िज़ा थी, उसकी कमजोरी थी। मैं उसकी नस नस, वो मेरी रग रग से वाकिफ थी। क्या बात है जाने मन, मैंने इनका रानी को छेड़ा। बड़ी लाल पीली नजर आ रही हो जमील, उसने मुझे शिकायती नजरों से घूरा। ये सब क्या है? क्या हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? क्या मजबूरी थी जो तुमने अपनी कुव्वत का इस्तेमाल नहीं किया? वो एक ही सांस में जाने क्या क्या सवाल करती रही। मैं उसकी अपनायत के जज्बों को दिल ही दिल में सराहता रहा। वो खामोश हुई तो मैंने उसे पूरी तफसील सुना दी, अपनी मसलहतों से आगाह किया। मैंने तुमसे खास तौर से कहा था कि सफरी बैग से रकम निकाल कर उसे वापस कर देना। तुमने मेरी बात का ख्याल नहीं रखा। पहले मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, अब खुशी हो रही है। क्या मतलब? उसने मुझे वजाहत तलब नजरों से घूरा। मुझसे कोताही सर्द ना होती तो तुम्हारा ये रंग, ये रूप, ये छब, ये अदा कैसे देखता? मेरे लहजे में शोखी थी। बहुत चहक रहे हो जमील साहब। इनका रानी के तेवर बदलने लगे। असल बात क्या है, मैं तुम्हारी जुदाई में घुल रहा था। मेरा अंदाज शायराना हो गया। तुम्हें क़यामत के रूप में देखा तो बादशें खिल उठी। वो मेरा जवाब सुनकर पहली रात की कमारी दुल्हन की तरह शर्माने लगी। फिर एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर मेरे सर पर आलती मालती मारकर बैठ गई। हमारे दरमियान कुछ देर बरसों बाद बिछड़े आशिक व माशूक के गिले शिकवे होते रहे। फिर वो संजीदा हो गई। कल तुम्हें अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। क्या इरादे हैं? कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा है। कल आने दो।
जो होगा तुम्हारी मौजूदगी में होगा। मुझे तुमसे एक शिकायत है जमील, वो ठंग कर बोली। जब तुमने सैयद मजदूब की लाठी हासिल की है, प्रीतम लाल महाराज ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा है, निंदा ने अपनी लाजवाल कुव्वतें तुम्हें सौंपी हैं, तुम अपनी इनका रानी को खिदमत का मौका नहीं देते। इनका रानी, मैं सैयद मजदूब का नाम सुनकर बेताब हो गया। मेरी करामाती लाठी होटल में रह गई, उसके बगैर। परेशान मत हो, इनका ने मुस्कुराकर कहा। वो लाठी और तुम्हारा दूसरा छोटा मोटा सामान जीन के पास महफूज है। मैंने इत्मीनान का सांस लेकर पूछा, विलियम के सिलसिले में तुमने क्या पेशरफत की? तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैं एक शॉर्टकट तलाश कर लिया है। मार्टिना के वकील को जायदाद की मुंतकली का पूरा इख्तियार हासिल है। मैंने उसे काबू कर लिया है। लालची आदमी है, बड़ी लंबी रकम का ख्वाब देख रहा है। इनका ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, अपने अंजाम से बेखबर है। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मैं उसके आखिरी जुमले का मफहूम समझकर जवाब दिया, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करना। मैं अदालत की कार्रवाई के बाद ज्यादा दिन लंदन में नहीं रुकना चाहता। तुमने जीन के बारे में कुछ दरियाफ्त नहीं किया। अब कुछ कहने सुनने से क्या फायदा? मैंने सर्द आह भरी। मैं कुलदीप की आत्मा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। प्रीतम लाल ने भी यही कहा था। इसी में तुम्हारी बेहतरी भी है, इनका ने मैनी खेल अंदाज में जवाब दिया। फिर पहलू बदल कर बोली, जीन तुम्हारी सच्ची परस्तार है। यकीन करो जमील, उसका जहन पटने में मुझे दांतों पसीना आ रहा है। बड़ी मजबूत आसाब और ठोस इरादों की मालिक है। मैंने उसके सिलसिले में ज्यादा तेजी नहीं दिखाई, लेकिन वो और विलियम दोनों मेरी मुट्ठी में हैं। सब कुछ उसी तरह होगा जैसे तुमने सोचा है। मैं जीन के मसले को ज्यादा नहीं खरीदना चाहता। करवट बदलकर आंखें मूंद लीं। इनका रानी मेरी हमराज थी। उसने भी मेरे चेहरे के तासरात पढ़कर खामोशी इख्तियार कर ली। मैं बड़ी देर तक आंखें बंद किए जीन के बारे में सोचता रहा। लंदन में क़याम के दौरान वही एक लड़की मुझे दूसरों से बड़ी मुख्तलिफ नजर आई। मैं चाहता तो वो खुशी खुशी मेरी बाहों में सिमट जाती। मैं किसी भनूरे की तरह उसके महकते वजूद का सारा रस पीकर उड़ जाता। बात तूल ना पकड़ती। जीन कोई दूसरा सहारा ढूंढ लेती, लेकिन मैं किसी और डगर निकल जाता। लेकिन दिल में एक खलश कांटा बनकर चुभती रहती। वक्त ने मुझे इस खलश के हाथों नादम और शर्मसार होने से बचा लिया। दूसरी सुबह मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर अदालत ले जाया गया। इनका रानी गुस्से में पीछ तेब खाती रही। कभी वो मेरी तरफ देखती, कभी उन मसला अफराद को हकारत से घूरने लगती जो पूरी तरह चौकस नजर आ रहे थे। मैं सर झुकाए बैठा रहा। अदालत के अहाते में पुलिस और कमांडोज का सख्त पहरा था। इनका उठकर मेरे सर पर टहलने लगी। जमील, उसने बड़ी खतरनाक अंदाज में सरगोशी की, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम इजाजत दो तो कुछ खेल तमाशे करूं। इन अंग्रेजों को भी एहसास हो कि हमारे बारे में इनकी सोच गलत है। कुछ देर और इंतजार कर लो मेरी खातिर। मैं तुम्हें दिल की हसरतें निकालने का पूरा मौका दूंगा। जमील, इनका ने किसी नाराज महबूबा की तरह सर्द आह भरकर कहा, क्या तुम हमेशा इसी अंदाज में मुझसे बातें नहीं कर सकते? तुम भी तो मौसमों की तरह रंग बदलती हो। मैंने उसे प्यार भरी नजरों से घूरा। तितली की तरह डाल डाल पात पात उड़ती फिरती हो। अब शायद ऐसा ना हो, उसने जवाब दिया। प्रीतम लाल महाराज की महान शक्ति को नीचा दिखाने के बाद ही कोई तुम्हारी इनका रानी को छीन सकता है। मुझे हिंदुस्तान में दूर दूर तक कोई ऐसा बलवान पिंडतो पुजारी नजर नहीं आया। वक्त बड़ा बेरहम होता है जाने मन, मैंने कहा। पहले भी तुम बार बार मेरे सर पर आती रही हो। पिंडतो पुजारी हिंदुस्तान में खुद खुरू झाड़ियों की तरह उगते हैं। जब कहीं और कदम जमाने का मौका नहीं मिलता तो किसी मंदिर के शरण में चले जाते हैं। तुम गवाह हो कि कैसे कैसे हरामखोरों ने तुम्हें मुझसे छीन लेने की कोशिश की। तुम्हें उस वक्त इत्तला हुई जब वो मंडल में बैठकर जाप मंत्र शुरू कर चुके होते। कौन जाने कल प्रीतम लाल से भी बड़ा पुजारी अचानक हम ठोंक कर मुकाबले पर आ जाए। अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जुल्म सहने का आदी हो चुका हूं। दिल जलाने की बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि मेरी कुछ मजबूरियां भी हैं, इनका ने बुझे बुझे अंदाज में कहा। तुम्हारी मजबूरियां भी तुम्हारी तरह प्यारी हैं,
सच जमील, इनका का चेहरा गुलाब हो गया। एक बार फिर कहो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। पुलिस की गाड़ी रुकी तो इनका ने फिर कसमसाना शुरू कर दिया। बाहर से गाड़ी का दरवाजा खोला गया। कमांडोज ने हिफ्जो मा कदम की खातर गाड़ी के गिर्द घेरा डाल दिया। मैं उनकी एहतियात पर खुश हुआ। वो मुझसे खाइफ ना होते तो एक आदमी की खातर इतने हिफाजती इंतजामात क्यों करते। शायद आर्थर हथकड़ी वाला वाकया भूला नहीं था। उसकी किसी खुफिया रिपोर्ट के पेशे नजर पुलिस की ढेर सारी नफरें मौजूद थी। मैं मुस्कुराता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा। कानून के मुताबिक मेरे हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन आर्थर ने अक्लमंदी से काम लिया। मुझे लोहे के जेवर पहनाने की हमाकत नहीं की। देख रहे हो जमील साहब, इनका ने सरसराते हुए कहा, एक तुम्हारी जात की खातर कितने हट्टे कट्टे नौजवान असला लिए मौजूद हैं। मैं तनहा कब हूं इनका रानी, तुम भी तो मेरे साथ हो। तुम्हें किसी दुश्मन की नजर न लग जाए। वो चहकने लगी। ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें किया करो, मुझे अच्छे लगते हो। दौलत अली आर्थर कदम बढ़ाता मेरे करीब आकर मध्यम आवाज में बोला, मैंने मिस्टर जिम की वजह से तुम्हें हथकड़ी नहीं पहनाई। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपनी हदूद से तजावज करने की गलती नहीं करोगे। शुक्रिया मिस्टर आर्थर, मैंने जहर खान से जवाब दिया। फिर सरगोशी के अंदाज में पूछा, ये पुलिस के इतने सारे मसला अफराद, सादा लिबास में मलबूस कमांडोज, क्या अदालत के मुआयने की खातर चीफ जस्टिस तो नहीं आ रहे? अपने काम से काम रखो। वो मेरा तंज बर्दाश्त ना कर सका तो होंठ चबाने लगा। काम तो अब शुरू होगा मेरे दोस्त। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा, फिर अदालत की इमारत की खिदमत कदम उठाने लगा। इनका मेरे सर पर बार बार पहलू बदलती रही। कई बार वो मुझे ऐसी नजरों से देख चुकी थी जैसे मैं बेचैनी का अजहार था। घुटन थी। मैं उसकी कैफियत समझ रहा था। ऐसे मौकों पर वो खामोश रहने की आदी नहीं थी। मैं एक इशारा करता, वो ऐसे ऐसे शोशे छोड़ती कि लोग हैरान रह जाते। अदालत का सारा निजाम, तमाम नज़्म सदक दरहम बरहम हो जाता। अंग्रेजों की रवायती इंतजामी काबिलियत धरी की धरी रह जाती। एक हंगामा खड़ा होता, तूफान आ जाता। मगर मैंने कुछ और सोच रखा था, इसलिए इनका को खुली छुट्टी नहीं दी। मुझे अदालत के बाहर ज्यादा देर इंतजार करने की जहमत गवारा नहीं करना पड़ी। मेरा नाम बाआवाज बुलंद पुकारा गया। मसला सिपाहियों ने इशारा किया और मैं उठ खड़ा हुआ। जमील, इनका फिर कसमसाने लगी, अगर इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ज्यादा जुबान दराजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, मैंने संजीदगी से उसे समझाया, जब तक मैं इशारा ना करूं तुम कोई हरकत ना करना। मुझे सिर्फ 2 मिनट की इजाजत दे दो। इनका की वहशत दीदनी थी। मैं आर्थर की ऐसी मिट्टी पलीद करूंगी कि पूरे शहर में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैंने इनका को जबत से काम लेने की ताकीद की। वो ठनक कर रह गई। अदालत के मुसन्नफ ने एक नजर भरकर मुझे देखा, फिर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। आर्थर ने निगाहों निगाहों में सरकारी वकील को इशारा किया। वो पिस्ता कद गठे हुए जिस्म का मालक था। शक्ल ही से खरांट और गुर्ग जहां दीदा नजर आ रहा था। अपने निशस्त से उठने से बेशतर उसने मुझे हकारत भरी नजरों से सरतापा देखा। सफेद फाम था। मुझ पर नस्ली बर्तरी का रोब जमाने की कोशिश करता रहा। नफसियाती हथकंडे इख्तियार कर रहा था। इनका होंठ चबाने लगी। मैं खामोश रहा। वकील सरकार की धुआंधार तकरीर शुरू हुई। मशीरे नामा में दर्ज बातों को वह तूल देकर, नमक मिर्च लगाकर इस तरह बयान कर रहा था जैसे मैं चोरी का नहीं, कत्ले अमद का कोई बेहद खतरनाक और मफरूर मुजरम था। उसका अंदाजे बयान पर असर था। जज बार बार सर हिलाता रहा। ज्यूरी के मेंबरान, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, संजीदगी से मेरा केस सुनते रहे। सरकारी वकील जुर्म की नौइयत और तफसील के साथ साथ बड़ी बड़ी कानूनी दफात का हवाला भी देता रहा। वो हक के नमक अदा कर रहा था। मैं ज्यूरी के दरमियान बैठी उस स्याफाम खातून को बार बार किन अखियों से देखने में मसरूफ था, जो यकीनन अकलीती नुमाइंदगी की बुनियाद पर। उसका कद दरमियाना था। स्याही माइल रंगत में सुर्खी की आमेजिश ने उसका रूप निखार दिया था। उसके चेहरे के नकूश बेहद हसीन थे। आंखों में चमक थी। होंठों पर लिपस्टिक के दिल आवीज रंग ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए। वो गुदास जिस्म की मालक थी।
उसने बालों की गुंदी हुई बेशुमार लटों को इस खूबसूरती और चाकबदस्ती से तरतीब दिया था जैसे कोई कोड़ियाला सांप अपने जिस्म को समेटे महू ख्वाब हो। बालों की लटों में परोए हुए मोतियों की चमक भी दीदा जेब थी। मैं पहली ही नजर में उस गुल बदन का असीर हो गया। प्रीतम लाल ने मुझे लगन मंडप से सजाने से मना किया था, मुझे मौज मेला करने की इजाजत देख रखी थी। मैंने उस काफर अदा को एक रात का मेहमान बनाने का फैसला कर लिया। इसका नाम मोरीना है जमील। इनका ने फुदक कर मेरे कंधों पर आकर आहिस्ता से सरगोशी की। बड़ी बागो बहार तबीयत की मालक है, खुद को बड़ा संभाल कर रखती है। उसके चाहने वालों की तादाद भी हजारों में है, लेकिन आज तक कोई इस चोटी को सर नहीं कर सका। तुम्हें यह सुनकर तअज्जुब होगा कि अदालत का जज भी इस पर नजर रखता है। तुम्हारा इंतखाब वाकई लाजवाब है। मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा महसूस कर रही हूँ, लेकिन मोरीना के सिलसिले में अपनी इनका रानी को नजरअंदाज ना करना। इनका होंठों पर जुबान फेरने लगी। मंजूर है। मैंने फराख दिली का मुजाहरा किया तो उसकी बातें खिल उठी। फिर वह मौजू बदल कर बोली, तुमने कुछ और भी महसूस किया क्या? जिम, सारा जीन और विलियम भी में से कोई भी नजर नहीं आया। विलियम को मैंने मना कर दिया था, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। जिम वगैरह का ना आना ही अच्छा है। वो मौजूद होते तो मुझे अपने इरादों में दुश्वारी पेश आती। मैं उन्हें किसी बात का गवाह नहीं बना सकता था। मेरी वजह से वह बिला वजह उलझ जाते। तुमने क्या सोच रखा है? इनका ने बड़ी लगावट से पूछा। मुझे नहीं बताओगी? मिस्टर दौलत अली, सरकारी वकील ने जो गालबन किन अखियों से मेरी हरकत और सकनात का जायजा भी लेता रहा, अचानक मुझे मुखातब करके परेशान करना चाहा। आप गालबन पूरी तरह मतवज्जा नहीं हैं। बाद में आपको अपना दिफा करते वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। उसके लहजे में तनस था, बर्तरी का एहसास नुमाया था। मीलार्ड, मैंने मुहज्जब लहजे में जज को मुखातब किया, सरकारी वकील को समझाया जाए कि कानून के अदाब व मलहूज खातर रखें। जब तक मैं अदालत के कटहरे में ना खड़ा हूं, वो मुझसे किसी किस्म के सवाल जवाब का हक नहीं रखते। बेहतर होगा कि जो फर्जी कहानी सुना रहे हैं उसमें कली फंदे लगाने पर ज्यादा तवज्जो दें। जज ने सरकारी वकील को टोका। मेरा एतराज हक बजानब था। ज्यूरी के मेंबरों की नजरें मेरी जानब उठने लगी। मोरीना ने मेरी जसारत पर मुस्कुराकर दाद दी तो उसके मोतियों जैसे दांत भी झलमलाने लगे। सरकारी वकील ने अस्तगासा की कार्रवाई समेटी तो पुलिस के गवाहों को बारी बारी तलब किया गया। मैं तफसील से गरेज करूंगा। गवाहों के बयानात वही थे जो मेरी मौजूदगी में होटल के कमरे में रिकॉर्ड किए गए। सबसे आखिर में आर्थर बड़ी शान से अपना कसरती जिस्म और कलफ शुदा यूनिफॉर्म की नुमाइश करता हुआ कटहरे में जा खड़ा हुआ। मैं पूरी तवज्जो से उसकी लान तरानी सुनता रहा। उसने अदालत को बावर कराने की कोशिश की कि मैंने जाए वकुआ पर उसके साथ तावन करने की बजाय मसाहमती करदार अदा करने की कोशिश की, जिसका सबब कानूनी कार्रवाई की तकमील में उसे दुश्वारी का सामना करना पड़ा। उसने 800 पाउंड कमी के सिलसिले में मेरे ऊपर खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाने के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया कि 800 पाउंड की कमी इस बात की दलालत करती है कि मैंने वो रकम किसी बड़े मुजरम खाने के साथ, जो अभी तक सामने में नहीं आ सका, मिलकर चोरी की है। अगर ऐसा ना होता तो मैं मज़कूरा रकम को खर्च करने से गुरेज करता। जबकि जमील, इनका ने पूछा, क्या यह खबीस सच कह रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आर्थर मेरे ऊपर यह इल्जाम भी आयद किया कि मैंने जिस्मानी रिमांड के दौरान उसके साथ तावन करने की बजाय फराइज से बददयानती करने और रिश्वत लेकर केस को कमजोर करने पर बार बार उकसाने की कोशिश की। मुझे हकारत भरे अंदाज में टुटना कहा गया। मेरे कटे हुए हाथ के पेशे मंजर में कई मनगढ़ंत कहानियां बयान की गईं। मुझे ऐसा खतरनाक मुजरम और दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई जिसने अपना जुर्म छुपाने की खातर फिंगरप्रिंट्स के नाकाबिले तरदीद सबूत से बचने की खातर खुद अपने ऊपर जुल्म किया और एक हाथ जाया कर दिया ताकि कानून अंधेरे में भटकता रहे। इनका आर्थर के बयान पर पीछो ताब खाती रही। मैं चेहरे पर मासूमियत सजाए जुबान खामोशी से अपनी मजलूमियत का इजहार करता रहा।
जज और ज्यूरी के अफराद की निगाहें कभी मुझ पर कभी आर्थर पर मंडलाती रहीं। आर्थर का तवील बयान खत्म हुआ तो वो फातहाना अंदाज में कदम उठाता कहटहरे से बाहर आ गया। गवाहों के बयान के दौरान फाजल जज ने बार बार मुझे जरा करने का मौका दिया। मैं इनकार करता रहा। मेरे जहन में सिर्फ एक हदफ कुलबुला रहा था। मैंने दूसरे गवाहों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। आखिर में मुझे कटहरे में तलब किया गया। ज्यूरी के मेंबरान संभल कर बैठ गए। जज ने पहलू बदला। सरकारी वकील और आर्थर के चेहरों पर मैनीखेज मुस्कुराहट उभरी। वो मुझे एक आम हिंदुस्तानी समझकर अपनी अक्सरियत और नस्ली बर्तरी से मरऊब करना चाहते थे। मैं दिल ही दिल में उनकी हरकतों पर मुस्कुराता रहा। मिस्टर दौलत अली, जज की भारी भरकम आवाज उभरी, क्या तुम्हारी जानब से कोई वकील है? जी नहीं मीलाड, मैंने दीदा दानिस्ता कमजोर आवाज में जवाब दिया। इनका ने उठकर मेरे बालों के दरमियान टहलना शुरू कर दिया। उसके तेवर बदलने लगे। तुम अगर चाहो तो ये अदालत तुम्हारी दरख्वास्त पर किसी वकील की खिदमात मुहैया कर सकती है। शुक्रिया यू ऑनर, मैं अपना केस खुद ही निपटाने की कोशिश करूंगा, मैंने गुलामों के अंदाज में अर्ज किया। आर्थर और सरकारी वकील की गर्दनें और तन गईं और वह मेरे मायूस और मुजम्मल तर्ज तकल्लुम पर खुश हो रहे थे। एक बार फिर गौर कर लो, जज ने संजीदगी से मशवरा दिया। अदालत की कार्रवाई के पेचो खम और कानूनी बारीकियों को एक मुस्तंद वकील ही बेहतर समझ सकता है। बाद में तुम अपना यह हक इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूं यू लॉर्ड। मैं मुतशक्कराना अंदाज में सर को खफीफ और जुम्बश दी, फिर संभल कर बोला, मैं जानता हूं कि गोली एक बार चैम्बर से निकल जाए तो वापस नहीं हो सकती, लेकिन मैं मशकूर ममकून हूं मिस्टर आर्थर का, जिन्होंने सवाए एक अहम पहलू के अलावा तमाम बातें ऐसी की हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देने के लिए बहुत काफ़ी हैं। वो तमाम नुक्ते और हकायक जो सल्तनत बरतानिया के एक मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार और बासलाहियत पुलिस अफीसर ने बड़ी तफसील से अदालत के रूबरू बयान किए हैं, वो मेरी बेगुनाही का साबित करने के लिए काफ़ी हैं। मैं मिस्टर आर्थर का शुक्रिया अदा करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। जज और ज्यूरी के मेंबरान, उनके अलावा सरकारी वकील और आर्थर के मुंह भी खुले के खुले रह गए। सब मुझे तअज्जुब से देख रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद मैं नफ्सियाती तौर पर मफलूज हो गया हूँ। मेरा जहन और आसाब ने काम करना छोड़ दिया है, जो मैं अपने सबसे बड़े हरीफ आर्थर के बयान की तायीद कर रहा था। मेरा बयान मुझे लंबी सजा का मुस्तहिक भी करार दे सकता था। जमील, इनका भी शशदर रह गई, ये तुमने क्या उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर दौलत अली, जज ने पहलू बदलकर हमदर्दी का अजहार किया, मैं तुम्हें फिर मौका दूंगा कि सरकारी मराआत से फायदा उठाकर अपने लिए किसी वकील की तकर्री की दरख्वास्त पर गौर करो। मैं गौर कर चुका हूं मीलाड, मैंने इनका की बात नजरअंदाज करके जज को मुखातब किया। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कोई बयान, मेरी जुबान से निकला हुआ कोई जुमला, एक लफ्ज भी मेरे लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। मैं सजा का मुस्तहिक करार दिया जा सकता हूं, लेकिन मैंने नजरें घुमाकर ज्यूरी के मेंबरान की तरफ देखते हुए जज से बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा, ऐसा नहीं होगा यू ऑनर। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर आर्थर को दूसरे कटहरे में मेरे रूबरू तलब किया जाए, ताकि मैं अपने बयान की तफसील से वजाहत कर सकूं। अदालत के हुक्म पर आर्थर मेरे सामने वाले कटहरे में आ गया। अब के उसके होंठों पर वो मैनीखेज मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही थी जो कुछ देर बेशतर मौजूद थी। हथकड़ी का वाकया शायद उसके जहन में दोबारा उभर आया होगा। वो कुछ मुतफक्कर और नर्वस भी नजर हो रहा था। समझदार अफीसर था, समझ रहा था कि सारे देगर गवाहों को नजरअंदाज करके उसे जरा के लिए तलब करना खाली अज इल्लत नहीं हो सकता। मैंने अदालत से इजाजत तलब की, फिर संजीदगी से बोला, मिस्टर आर्थर, सबसे बेशतर मैं आपके बयान पर शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज समझता हूँ। आर्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मखमसे की हालत से दो चार था, बड़ी कीना तोड़ नजरों से मुझे देख रहा था। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मैंने पैंतरा बदलकर अपनी बात का आगाज किया। आपने अपने बयान में कहा था कि मैंने जाए वकूआ पर कानून के साथ ताआवुन नहीं किया।
सरकारी कामों में बेजा मदाखलत का मुर्तकब हुआ, जिसके सबब आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ा। हाँ, आर्थर ने संजीदगी से जवाब दिया। मैंने जो कुछ कहा वो गलत नहीं था। क्या आप बता सकते हैं कि सफरी बैग के मेरे कमरे में पहुंचने के अंदाज कितनी देर बाद आप तशरीफ लाए थे? मुझे सही वक्त का अंदाजा नहीं, मगर मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं कि मुझे 18 या 20 घंटे से ज्यादा नहीं लगे थे। गोया आप दूसरे अल्फाज में इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैं कोई आदि पेशावर, खतरनाक या मफरूर मुजरम नहीं हूं। मैंने ठोस लहजे में सवाल किया। ये महज आपकी खुशफहमी है, मैंने अदालत के रूबरू ऐसी कोई बात नहीं की। आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैंने आर्थर को हकारत भरी नजरों से देखा, फिर जज से मुखातब हुआ। मीलॉर्ड, मिस्टर आर्थर का बयान है कि सफरी बैग मेरे रूम से 18 या 20 घंटे बाद बरामद किया गया। योर ऑनर, मैं एक आदि मुजरम होता तो इस सफरी बैग को इतनी देर अपनी तहवील में रखने की हमाकत कभी ना करता। उसे दूसरे या तीसरे ठिकाने पर पहुंचा दिया गया होता। ज्यूरी के मेंबर मुस्कुराने लगे, खासतौर पर मोरीना मुझे तारीफी नजरों से देख रही थी। मैं इसे जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी कहूंगा, आर्थर ने एहतजाज किया। एक मामूली मुजरम और आदि मुजरम में यही फर्क होता है। आदि मुजरम की हद से ज्यादा खुद एतमादी ही पुलिस के लिए मुफीद साबित होती है। मिस्टर आर्थर, मैंने आर्थर को देखने की बजाय ज्यूरी के मेंबरान की सिमत देखते हुए कहा, आपके ख्याल में एक आदि मुजरम को गिरफ्तारी के बाद हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं है? मैंने आर्थर के चेहरे पर उभरने वाले तासरात नहीं देख सका। वो हथकड़ी के हवाले पर जरूर सटपटाया होगा। अदालत में चंद सांत खामोशी मुसल्लत रही, फिर जज की आवाज सुनाई दी। मिस्टर आर्थर, आपने जवाब नहीं दिया। मेरे साथ पुलिस की नफरी ज्यादा थी, इसलिए मैंने। आप फिर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैंने तेजी से आर्थर की बात काटकर उसे घूरा। बात पुलिस की नफरी की नहीं, एक आदि मुजरम को हथकड़ी लगाने की हो रही है। मैंने किसी वजह से हथकड़ी का इस्तेमाल जरूरी नहीं समझा। आर्थर ने शाने उचकाते हुए जवाब दिया कि आप किसी वजह से किसी तशरीह से अदालत को मुस्तफीद फरमाना पसंद करेंगे। मैंने जहर खान से आर्थर के टूटते एतमाद को एक और धचका पहुंचाने के सुनहरी मौके को जाया नहीं किया। आर्थर का चेहरा खून की शिद्दत से तमतमा उठा। मैं उसकी बुखलाहट की वजह समझ रहा था। मुझे यकीन था कि वो अदालत के रूबरू मेरी हैरत अंगेज कुव्वत अजहार करके अपनी सुबकी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने दोबारा मुस्कुराकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। अगर आप किसी वजह से मेरे सवाल के जवाब से गुरेज कर रहे हैं तो मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगा। मैंने दूसरा सवाल किया। आपने अभी कहा था कि मैंने जिस्मानी रिमांड के दौरान आपको रिश्वत देने की कोशिश की, फराइज की अंजाम दही से गफलत बरतने पर उकसाया। हाँ, मैंने यही कहा था, आर्थर ने संभल कर जवाब दिया। हैरत अंगेज माई लॉर्ड, मैंने जज की तरफ देखा। एक आदि मुजरम पहले 18 घंटे तक 1 लाख पाउंड की कसीर रकम खुद अपने तहवील में रखने की हमाकत करता है, फिर दूसरी हमाकत ये करता है कि तमाम इब्तदाई कानूनी दस्तावेज मुकम्मल होने और जिस्मानी रिमांड के बाद रिश्वत की पेशकश करता है। हालांकि कानून से गुलू खुलासी हासिल करने की खातिर एक आम मुजरम को भी सबसे पहले किसी ना किसी तरह कानून के शिकंजों से गुलू खुलासी हासिल करने की फिक्र लाहक होती है। क्या मिस्टर आर्थर के बयान का ये झूल इस बात की निशानदाही नहीं करता कि मेरे खिलाफ केस को पचीदा बनाने की कोशिश की गई है? मिस्टर आर्थर, अदालत ने आर्थर को मुखातब किया, आप क्या कहना चाहते हैं? माई लॉर्ड, आर्थर ने अपने एतमाद बहाल करने की कोशिश की। मैंने जो बयान किया वो हकीकत पर मबनी है। मेरा साबका रिकॉर्ड और कारकर्दगी। बात को उलझाने की कोशिश ना करें मिस्टर आर्थर, मैंने दीदा दानिस्ता कदरे झल्लाकर कहा। ज्यूरी के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस वक्त यहाँ आपकी पर्सनल फाइल के मुताले या आपके हुस्ने कारकर्दगी पर विक्टोरिया क्रॉस से नवाजे जाने की तकरीब में शिरकत की गरज से जमा नहीं हुए। इस बार ज्यूरी के मेंबरान के अलावा जज भी अपने होंठों पर उभरने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट पर काबू ना पा सका। आर्थर का गड़बड़ा जाना कुदरती अमर था। इनका की आंखें भी पिटपटाने लगी। हैरत से बोली, जमील, तुम्हारे ये जोहर तो आज पहली बार खुल रहे हैं। ईमान से नजर लग रही है। तुम्हें इजाजत हो तो बलाएं ले लूं?
मैं कुछ देर कटहरे में खामोशी खड़ा ज्यूरी के मेंबरान के दरमियान होने वाली खुसर फुसर सुनता रहा। मेरी नजरें खास तौर पर मोरीना पर मरकूज थीं, जो शायद मेरे हक में बार बार हाथ उठाकर बड़ी संजीदगी से करीब बैठे दूसरे मेंबरों को खास नुक्ते पर कायल करने की कोशिश कर रही थी। जमील, इनका ने होंठों पर जुबान फेरते हुए सरगोशी की, देख रहे हो अपनी बेदुम की मोरनी को, तुम्हारे हक में कैसा पटर पटर बोल रही है। मछली खुद तुम्हारे जाल में फंसने को मचल रही है। मोरीना के लिए बेदुम की मोरनी वाली अस्तला सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। इनकिया की नजरें बेदस्तूर मोरीना पर जमी थी। आर्थर बुरी तरह बुखलाया नजर आ रहा था। मुझे खुशी थी कि उसके पांव आहिस्ता आहिस्ता उखड़ रहे थे। मेरे पास धमाका करने के बारूद का खासा जखीरा मौजूद था। ठीक है, मैंने आर्थर को घूरते हुए कहा, मैं माने लेता हूं कि गलतियां इंसानों ही से सरजद होती हैं। आपने भी मुमकिन है मेरे सिलसिले में कागजात तैयार करने में इजलत का मुजाहरा जानबूझकर ना किया हो। बहरहाल मैं अदालत का ज्यादा कीमती वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं सांस लेने की खातिर रुका, फिर चुभते हुए लहजे में बोला, मिस्टर आर्थर, क्या आप मेरी मालूमात के लिए ये बताना पसंद फरमाएंगे कि खतरनाक आलमी दहशत गर्दों और कानून की अस्तला में खतरनाक मुजरिमों का रिकॉर्ड मुरतब करने और महफूज करने के लिए उनकी कितनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं?